मिडल ईस्ट के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक जंग जो 4 रोज कबल शुरू हुई थी, हर गुजरते लम्हे के साथ उसमें शिद्दत आती चली जा रही है। लोग यहाँ के भी परेशान हैं, वहाँ की भी मुकम्मल तफसीलात आगे जाकर वो भी आप तक पहुंचेंगी। लेकिन शुरुआत जरा इसी खबर के साथ कि जंग में किसी तरह की कोई कमी पिछले 72 घंटों में इशफाक नजर नहीं आई है। बिल्कुल, खबर का आगाज जरा मशरिक़ी वस्ता यानी मिडिल ईस्ट से करते हैं, जहाँ पर दो मुल्क, पड़ोसी मुल्क नहीं है बल्कि दो मुल्क हैं, ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। और एक और रात बीती है जब दोनों तरफैन ने मिसाइल दागे हैं, जब दोनों तरफैन की तरफ से ड्रोन्स को हवा में किया गया है। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि इजराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर दोबारा से सायरन बजाए गए हैं। सायरन की आवाज़ इजराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस वक्त सुनाई दे रही है। IDF ने इस बात की तस्दीक की है कि एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों का एहतमाम और इस्तेमाल जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है और ये हवा में ही ख़त्म कर दिए जाएंगे। इस तरीके का बंदोबस्त IDF की तरफ से किया गया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर इजराइल के अंदर कर दी गई है और मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त एक बार फिर सायरन बजा दिए गए हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और मुख्तलिफ शहरों को हदफ बनाने का प्रोग्राम ईरान की तरफ से हाथ में लिया गया है। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो IDF ने वजाहत की है, इन्हें इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सायरन को इसलिए बजाया गया है क्योंकि तकरीबन मुतअद्दिद मकामात पर यानी 30 से 35 जगहें स्पॉट की गई हैं जहां से ये बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। और यही वजह है कि शहरियों को बहिफाजत रहने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस बीच बहतियाम अपार्टमेंट जहां पर कल इसी तरीके के मिसाइल्स गिरे थे, वहां से मजीद 2 लाशें बरामद हुई और लगातार वहां पर अभी मलबा हटाने का काम जारी है। इस बीच तमाम आलमी कुव्वतें इस वक्त कोशिश में है कि दोनों मुल्क जो है वो किसी न किसी तरीके से मजीद जंग में ना जाए और जंग और फसाद से इस पूरे खित्ते को बचाया जा सके। मशरिक़ी वस्ता से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि सायरन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इजराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बजा दिए गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हमला ईरान की तरफ से किया गया है और IDF ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल ये सायरन इसलिए बजाए गए हैं ताकि शहरियों को किसी तरीके से नुकसान ना हो और अगले अहकामात तक उन्हें बंकरों के अंदर रहने के लिए कह दिया गया है। IDF के होम फ्रंट पर जो तैनात लोग हैं उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये एहतियाती सायरन्स हैं और बचने की तदबीर जो पहले ही बता दी गई थी वो कह दी गई। और ये तस्वीरें हैं जो कल रात से लेकर अभी तक मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से सामने आई और जिस पर IDF ने अपनी बात सामने रखी है। चलिए, राजेश कुमार आजाद जी भी हमारे साथ हैं न्यूज रूम से। लगातार मिडिल ईस्ट की बदलती सिचुएशन पर, बदलते हालात पर इनकी नजर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग राजेश जी, ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत जरा इसी के साथ, अब तो 100 घंटे कंप्लीटली होने लगे हैं इस पूरे जंग को। करंटली आप किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं? और खबर यह भी है कि इजराइल और ईरान दोनों पर, एक दूसरे पर इस वक्त इस हिसाब का बम्बार्टमेंट हो रहा है जहां पर अब शायद कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जो ये कहा जाए कि दोनों देशों में सेफ जोन नजर आए। बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। गौहर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। लेकिन 2-3 पॉइंट आसिफ जो हम देख रहे हैं इस जंग को, आपने पूछा कि जंग अब किस तरफ जा रही है। ये जंग अब बढ़ने जा रही है। सीधे तौर पर जिस प्रकार 2 अहम पॉइंट जिसमें मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए, ईरान के विदेश मंत्री के घर के आसपास मिसाइलों का गिरना जी। दूसरा पॉइंट, ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का नेतन्याहू के घर के पास स्ट्राइक करना, यह बता रहा है कि अब जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है निशाना बनाने की दोनों तरफ से कोशिश हो रही है। और यहां पे मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा। 24 घंटे पहले हमने भी इस खबर को फ्लैश किया था कि किस प्रकार से खामनेई को निशाना इजराइल बनाना चाहता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको निशाना नहीं बनाना है। लेकिन अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। अगर नेतन्याहू के घर पे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई है, वो भी तब जब आज के दिन नेतन्याहू के बेटे की शादी है, जिसे उस बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद टाल दिया गया है। अब हमें यह समझना होगा कि
घर के पास बैलिस्टिक मिसाइल हमला होता है, बेटे की शादी है लेकिन उसे टालना पड़ जाता है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री के घर के पास जो है बैलिस्टिक मिसाइल अच्छा, अब ये भी हमला खबर है ना कि जी। जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, नागरिकों को जिन्हें हम देख रहे थे 15, 20, 30 घंटे पहले लगातार सायरन भी बजे और कहा गया कि आप शेल्टर्स में चले जाएं जो अंडरग्राउंड बंकर्स बने हैं, जब तक अगला नोटिस सरकार का कोई आदेश ना आए तब तक बाहर बिल्कुल भी ना आए। यानी इसका मतलब यह है कि इजराइल को भी इस बात का खौफ है बैलिस्टिक मिसाइलें डीप इनसाइड इजराइल और भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बिल्कुल आसिफ, नुकसान पहुंचा नहीं सकती है, नुकसान पहुंचा रही हैं। जो आज सुबह हमला हुआ है उसमें 30 के आसपास लोग घायल हैं, 3 की डेथ हो चुकी है और जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, यानी कि काफी चोटें उन लोग आई हैं। और ईरान की तरफ से एक और बड़ी स्टेटमेंट आई है। ये इस पर जरा मैं आऊंगा, स्टेटमेंट्स पर भी हम आएंगे एक एक करके, वो सारे खुलासे हम करेंगे। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजराइल एक एंड पर है, ईरान एक एंड पर है और दो एंड्स के बीच में, दोनों देशों के बीच में अंतर बहुत है जब हम एरियल स्पेस को देखें। और इस बीच बहुत सारे दोस्त मुल्क अमेरिका के भी है जो इजराइल के साथ दोस्ताना रखते हैं या अमेरिकन बेसिस भी है। और इस बीच अगर हम देखें तो बहुत सारी लेटेस्ट गैजेट्स और इक्विपमेंट्स भी हैं। लेकिन जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशंस कराए जा रहे हैं। चलो ईरान की बात तो हम समझ लेते हैं कि बहुत सारी चीजें बीच में जो इजराइल की है वो उनके हक में, लेकिन जब ईरान रिटेलिएट कर रहा है, वापस कर रहा है, उनके लिए काफी मुश्किल था कि उन आयरन डोम से और उन हथियारों से खुद को बचाकर इन बैलिस्टिक मिसाइलों को, इन ड्रोनों को वहां तक पहुंचाए जहां पर वो लाना चाहते। तो क्या हम ये माने कि टेक्निकली ईरान बहुत आगे है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स? नो डाउट, इसमें जो पिछले 72-100 घंटों में हमने देखा है, एक चीज साफ हो चुकी है कि जो ईरान की मिसाइल पावर है, स्पेशली मिसाइल पावर, बाकी नहीं, मिसाइल और ड्रोन पावर, हम ये मानते थे कि ड्रोन पावर में ईरान बहुत आगे है, लेकिन इस बात का अनुमान नहीं था कि ईरान के पास मिसाइलें भी इस कदर की हैं कि उन्हें इजराइल रोक नहीं पाएगा। जैसा आपने भी कहा कि अगर हम इराक में चले जाएं, हम सऊदी में चले जाएं, हम यूएई में चले जाएं, हर जगह आपको अमेरिका के, ब्रिटेन के एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे, लेकिन क्या वो एक्टिव नहीं है? और अगर वो एक्टिव हैं और अगर ईरान की मिसाइलों को वो नहीं रोक पा रहे हैं तो ये एक आने वाले वक्त में यूरोप के लिए भी एक टेंशन की बात होगी। लेकिन अब इशफाक, इसके पीछे बड़ी बात यह है कि 3 दशक से ईरान प्रतिबंध झेल रहा है, 3 के 4 दशक हो गए, 1980 के बाद से लगातार उसके ऊपर प्रतिबंध लग रहे हैं। कहां से ये तकनीक उनके पास आई, कौन इस तकनीक को दे रहा था, ये एक बड़ा सवाल है और शायद यहां पर यूरोप गच्चा खा गया, इजराइल को नहीं, बिल्कुल उनको सोचने पर मजबूर किया।